ये तीसरे सत्र की शुरुआत हो चुकी है यहाँ भारत मंडपम में तीसरा सत्र जो मोटो था उसके नाम से ही 3 सत्र थे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो वन फ्यूचर का सत्र जो था वो आज दूसरे दिन था जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इससे अभी जो सत्र शुरू हुआ उससे पहले राष्ट्रपति लूला सिल्वा ब्राजील के जो है उन्होंने एक पौधा भेंट किया प्रधानमंत्री को। एक सांकेतिक वो था। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वन फ्यूचर, और अगले अध्यक्ष जो हैं वो ब्राजील है और अभी का अध्यक्ष यहाँ भारत है। इससे पहले के अध्यक्ष इंडोनेशिया थे, वो उनके दाईं तरफ बैठे थे। इंडोनेशिया के जोको विडोडो ने भी उन्हें पौधा भेंट किया। तो वो एक सांकेतिक न सिर्फ फ्यूचर की बात बल्कि फ्यूचर जो अगला अध्यक्ष है G20 का, उसकी भी बात होगी। आप किशोर, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर चुनौती थी। और कल उन्होंने नेटवर्क 18 से बात करते हुए ये भी कहा कि निश्चित तौर पर भारत ने जिस तरीके से इस समिट को किया है वो बहुत बड़ी जीत है भारत की। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जिस तरह के अरेंजमेंट्स हुए हैं उनसे वो सीखेंगे भी और उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे। और साथ में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को भी एक संदेश दिया था कि अगर वो चीन के राष्ट्रपति होते तो शायद वो इस तरीके का काम नहीं करते, वो यहाँ पर जरूर आते। जी हाँ, तो उनके सामने भी चुनौतियां तो हैं। हाँ, चीन के राष्ट्रपति नहीं आए। क्यों नहीं आए? चीन के बारे में जो इतनी बात हुई और जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें भी चीन के लिए चीन का जिक्र ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो चीन का जिक्र नहीं है, लेकिन जिक्र ना भी होते हुए जो जितने भी बिंदु थे वो चीन से ताल्लुक रखते हैं, वो साफ दिख रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाने से पहले ये भी कहा कि G20 ने दिखा दिया, इस समिट ने दिखा दिया कि G20 एक ऐसा मंच है जहां पर अब भी समाधान निकाले जा सकते हैं। देखिए सब ये क्या है कि दुनिया में सारी जो दिक्कतें हैं उनके समाधान ढूंढने की कोशिश है ना, कि सब मिलके समाधान ढूंढने, जैसे संयुक्त राष्ट्र में ढूंढे जाते हैं, चाहे अलग अलग मंचों में ढूंढे जाते हैं। अफ्रीकन यूनियन अपने अफ्रीका के समाधान ढूंढता है, अफ्रीका उसमें ब्रिक्स एक अलग ग्रुप है जिसमें चाइना और रशिया के साथ मिलके जो वाकई विकासशील देश हैं जिनमें ब्राज़ील और भारत हैं, वो साउथ अफ्रीका हैं, वो समाधान ढूंढते हैं। लेकिन ये एक G20 ऐसा मंच बन गया जिसमें चाइना रशिया भी हैं और अमेरिका भी हो, क्योंकि ब्रिक्स जो है उसमें अमेरिका नहीं है, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें पश्चिम देश नहीं है, तो ये, या आसियान जो है उसमें सिर्फ दक्षिण पूर्व के देश हैं। अमेरिका के साथ मिलके, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन तीनों के साथ मिलके जो अगर आप इन तीनों को एक मंच पे रखते हैं तो दुनिया की ज्यादातर जो दिक्कतें हैं वो आप और समाधान भी निकालना है। हाँ। अच्छी बात है कि जितने भी ऐसे ग्रुपिंग है ना उनमें मैक्सिमम में इंडिया कॉमन है। जी हाँ, वही उसी पे मारा था। इंडिया जो है इन सब ग्रुपिंग में कॉमन है, क्योंकि इंडिया ने जो रोल ले लिया है, भारत दैट इज इंडिया। देखिए यहाँ पे जो बुकलेट में लिखा है भारत दैट इज इंडिया। तो भारत ने जो रोल ले लिया है वो पहले जो एक गुट निरपेक्ष वाला रोल था, अब एक सेतु वाला रोल ले लिया है कि भारत जो है वो एक ब्रिज है। जो रशिया जिस तरीके से चाह रहा था G20 डिक्लेरेशन, अमेरिका जिस तरीके से चाह रहा था G20 डिक्लेरेशन, उसमें ब्रिज बना भारत। ये डिक्लेरेशन के बारे में देखिए ना कि कितने 200 घंटे, बिल्कुल 200 घंटे, कल बताया गया कि 200 घंटे लगातार, 200 घंटे नॉन स्टॉप बात हुई है, तब जाके ये पूरी सबकी सहमति से हो पाया है। इसमें अलग अलग बायलेटरल मीटिंग, मतलब सिर्फ सब मिलके नहीं, फिर सबसे अलग अलग भी कि नहीं भाई ये डालना है, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं डालना। जैसे अभी नीरज बता रहे थे कि यूक्रेन, असली सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यूक्रेन के लिए आई। यूक्रेन को कैसे जिक्र आएगा, यूक्रेन की वॉर का समाधान निकालने की बात कैसे की जाएगी, तो रूस को चिन्हित किए बिना जी, और वॉर है यूक्रेन की, उसको पहले ये वॉर अगेंस्ट यूक्रेन कहा जा रहा था, अब वॉर इन यूक्रेन कह के इस तरह से शब्दों की पूरी बैलेंस बना के वो डिक्लेरेशन आई। रशिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी मंच पे, क्योंकि आर्थिक तौर पर भी, सामरिक तौर पर भी वो बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर इस तरीके की सिचुएशन में है वो, तो जाहिर सी बात है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रेसिडेंट नहीं आए यहाँ पे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। 200 घंटे अगर चर्चा हुई है, कंसेंसस बने हैं, और 100% कंसेंसस, ऐसा नहीं है कि रह गए हैं। और हो सकता था कि इसमें भी कोई ना कोई वीटो लगा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। अच्छा, और ये तो हमने चली यूक्रेन की बात की, बहुत बात की, अफ्रीकन यूनियन की बात की, अब ये वन फ्यूचर की बात हो रही है। वन फ्यूचर में
यही समस्या नहीं है दुनिया में और इतनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि फ्यूल की जो क्लाइमेट चेंज में बात आ रही है कि साहब ये पेट्रोल डीजल की वजह से कितना नुकसान हो गया है। फॉसिल फ्यूल, हाँ, मतलब जिसको पेट्रोल डीजल हम कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनकी वजह से कितना नुकसान हो गया दुनिया को। अब ये G20 के ही देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल होता है, सब कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब वो है जिसकी वजह से दुनिया के क्लाइमेट पे असर आ गया है। तो बायोफ्यूल्स की तरफ बढ़ना है, उस बायोफ्यूल्स के लिए एक अलायंस बना है। तो इसलिए जैसे राष्ट्रपति बाइडेन कह गए ना कि G20 वो फोरम हो गया है जहां दुनिया की समस्याओं के समाधान निकाले जा रहे हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स का, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयले का जो नुकसान हो रहा है उसका हल सब मिलके कैसे निकालें, क्योंकि इसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। उनको पेट्रोल, डीजल से, तेल से उनकी कमाई हो रही है। और अगर आप ऐसा कह देंगे कि नहीं साहब इसको बदलना है, तो और बाकी लोगों के जो पूरा सिस्टम है, फैक्ट्रियाँ हैं, इंजन हैं, वो सब उस पर चलते हैं, वो कैसे चलेगा? कुछ कनेक्टेड है। सब कुछ कनेक्टेड। अगर हम लोग बात करें कि फॉसिल फ्यूल की बात करें, अगर वो नहीं होगा तो आपको कोल जलाना पड़ेगा तो एनवायरनमेंट खराब होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे। लेकिन कई देशों की अर्थव्यवस्था में कोयला जो है इतना अहम है, कई देशों की अर्थव्यवस्था में तेल अहम है। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना है।